Good morning, everyone. Welcome in my class. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Sarup Institute of Professional Studies. Today I am going to discuss about the historical perspective of inclusive education for children with special needs, for disabled children. If we see the history of inclusive education in reference to before and after independence era, तो हमें ये देखने में मिलता है कि in ancient time, there was a caste system, varna system, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास को एजुकेशन का राइट नहीं था. और इन ब्रिटिश पीरियड अगर हम देखें तो काले गोरे का एक डिस्क्रिमिनेशन था. तो किसी न किसी रूप में इंडिया में हमारे कोई न कोई डिस्क्रिमिनेशन रहा. इन वैदिक पीरियड अगर हम देखें तो एक हमें ऐसा उदाहरण मिलता है. अष्टावक्र एक महान ज्ञानी कहे जाते हैं. इनका जो कहते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो 8 जगहों से 8 जगह से बॉडी में उनको कहना चाहिए कि एक विकलांगता थी. वो थोड़ा सा टेढ़ा था 8 तरह से. तो जो उनके अंदर ये फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसको अस्थि विकलांगता कहा जाता है. बट ही वॉज डेट पर्सन, ये वह व्यक्ति था जिसका शरीर तो 8 जगह से टेढ़ा था, बट ही हैड द गुड नॉलेज ऑफ वेदास. उसे वेदों का इतना अच्छा ज्ञान था कि उसने अपने उस समय में भी बहुत ख्याति कमाई थी. बट एट दैट टाइम तो जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनकी शिक्षा के लिए जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज थी उन्होंने कोई भी एक ऐसा कोई खास प्रयास नहीं किया था उन बच्चों के लिए. जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन थे उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था. उन्हें ईश्वर का अभिशाप समझा जाता था. पेरेंट्स पे एक बर्डन माना जाता था. लोगों के मनों में बहुत से इल्यूजन्स थे. लोग भ्रमों में थे. मेंटल डिसेबल्ड हैं तो ये कोई बुरी छाया है, बुरी आत्मा है. फिजिकल डिसेबल्ड जो हैं मोस्टली ऐसा कहा जाता था कि ये पूरी तरह से यूजलेस हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं. दीज डिसेबल्ड आर यूजलेस, इंस्पायरेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन देयर ओन. कुछ अपने आप नहीं कर सकते. स्पेसीज टू बी पिटीड, एक दया के पात्र, एंड लुक्ड आफ्टर एज लॉन्ग एज दे आर. जब तक वो हैं जिंदा तो या जीवित हैं तो मुझे उन्हीं का मतलब हमें खुद ही उनकी देखभाल करनी है. पूरी तरह से टोटली दूसरों पर डिपेंड हैं. बट अगर हम एक पुराने समय में ये भी देखें तो कितने ऐसे कहना चाहिए कि मतलब इतने जीनियस लोग भी थे, प्रतिभाशाली भी थे कि उन्होंने एक ऐसी ख्याति कमाई कि उन्हें ईश्वर का भी एक दर्जा दिया गया. लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, सम्राट अशोका, हर्षवर्धना, ये सब स्पेशल बच्चों में गिने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए. तो जो एक अलग हट के जो होता है, सामान्य से एवरेज से हट के जो पर्सन होता है, जो जीनियस होता है, जो प्रतिभाशाली होता है, जो बिल्कुल यूनिक होता है, वही कर सकता है. हमारे और आपके जैसे लोग, नॉर्मल लोग ऐसे पूरे देश के कार्यों के लिए, परोपकार के लिए बेड़ा नहीं उठा सकते हैं. तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो था इन डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कोई ऐसे कोई बहुत ज्यादा ऐसे कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए गए. थोड़ा बहुत ऐसा देखा गया कि हाँ कुछ छोटी मोटी जगहों पे कुछ ऐसे कुछ स्कूल खोले गए हैं जिससे उनको कुछ सुविधाएं दी गई. बट उनको एक तरह से एक आत्मा का और एक कहते हैं ना अपंग को मतलब बेकार ही समझा जाता था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले इस पर जो इसने भी सुझाव दिए, सजेशन दिए, विचार व्यक्त किए, वो था कोठारी कमीशन. 1964-66 का कोठारी कमीशन, जिसे फर्स्ट शिक्षा आयोग भी कहा जाता है. उन्होंने कहा कि जो शिक्षा स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो एक मटेरियल है, जो साधन है, जो मीन्स हैं, उनके प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, उनके एडजस्टमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, वो अगर उनको चीजें नहीं, सुविधाएं मिल पा रही, उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको भी
साथ में सामान्य बच्चों के शामिल किया जाए, मतलब उनको एक स्कूल में एक जगह दी जाए जिसके साथ नॉर्मल के साथ वो बैठ सकें, एक डेफिनेट टाइम पे वो मिल सकें, एक साथ गेम्स खेल सकें, एक साथ लंच कर सकें, भले ही उनकी क्लासेस एक स्पेशल फॉर्म में ली जाएं, उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। तो शिक्षा की मुख्य धारा का जो बात हम करते हैं वो कोठारी कमीशन के बाद ही आई। उन्होंने ये भी बताया कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो सामान्य बालकों के 0.07% हैं, जिसको कि हम प्रारंभिक शिक्षा में ले सकते हैं। कोठारी कमीशन ने यह भी कहा कि इन बच्चों को जो इनका डेवलपमेंट है सोशल कल्चरल, ऐसा इनको एनवायरनमेंट इनको देना है जिससे कि ये हर स्थिति में एडजस्ट करने लायक हो जाएं। तो इनको इस तरह की शिक्षा प्रदान करनी है जिससे हम इनको जो शिक्षा की सामग्री दे रहे हैं तो हम ये एक उद्देश्य लेके चलें कि इसमें और सामग्री में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कोठारी कमीशन ने की। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, उनको एक साथ शिक्षा दी जाए, उनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था हो ताकि उनका नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। एनईपी 1986 ने यह भी सजेशन दिया कि जो आंशिक रूप से डिसेबल्ड हैं यानी कि पार्शियली हैंडीकैप्ड हैं उनको एक साथ शिक्षा दी जाए, कुछ ऐसी इतनी ट्रेनिंग दे दी जाए जिससे कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठने योग्य हो जाए। और जो सीवियर हैंडीकैप्ड हैं तो जो उनके साथ बैठ के उनके साथ कोप अप नहीं कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स स्पेशली खोले के जाएं। इसी तरह से भारत में डिसेबल्ड पर्सन के लिए 4 अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशल इंस्टीट्यूशन खोले गए। कलकत्ता में 1978 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड ये इंस्टीट्यूशन खोला गया, NIOH जिसको बोलते हैं। देहरादून में 1979 में NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली ब्लाइंड पर्सन्स के लिए खोला गया। सिकंदरा मुंबई में 1983 में NIHH राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान जिसका नाम अली यावर जंग संस्थान है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वे डिसेबल्ड पर्सन के लिए खोला गया। और सिकंदराबाद में 1984 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान खोला गया। तो ये हमारे भारत में इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में इनके लिए इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से धीरे धीरे शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन आए, लोगों के सोच में परिवर्तन आया, तो इनके लिए ये इस तरह से प्रयास किए गए और ये खोले गए। 1987 में PIED की स्थापना की जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की के लिए बात की गई, जिसका मुख्य लक्ष्य ऑब्जेक्टिव था क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाएं जो भी लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन को एडमिशन दिलाने के लिए मोटिवेट करना इसका लक्ष्य था कि हम स्कूल्स में जाकर उन इंस्टीट्यूशंस में जाकर उनको मोटिवेट करें कि वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी एडमिट करें, उनका एनरोलमेंट करें। एक RCI की स्थापना 1986 में की गई थी, बट उसे एनेक्ट किया गया था 1992 में, जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद कहा जाता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य लक्ष्य यह रखा गया कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ट्रेन्ड और एक्सपर्ट टीचर होना चाहिए और उन स्पेशल टीचर्स के लिए शिक्षा का एक स्तर निश्चित करना। इसी तरह से 1994 में DPEP की स्थापना की गई जो इंटीग्रेशन एजुकेशन पर जोर देता था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसका मुख्य लक्ष्य था टीचर्स को ट्रेंड करना, जो प्राइमरी बच्चे होते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचर्स को ट्रेन करना और डिसेबिलिटी की पहचान करके उनको प्रॉपर मटेरियल पहुंचाना या उनको इतना डिसेबिलिटी को पहचान कर उनको उनके लेवल पे ले आना कि वो उस चीज को समझ सकें। इसी तरह से PWD एक्ट 1995 आया
जिसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कहा जाता है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो 7 फरवरी 1996 को फोर्स में आया। तो ये संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया था। इसमें 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को रखा गया कि 7 तरह की ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी एक्ट का एक संशोधन होके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 में। इसको हम लोग वैसे भी सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट में थी उसको बढ़ाकर 21 तरह की डिसेबिलिटी, उसमें 14 डिसेबिलिटी और जोड़ दी करके 21 तरह की डिसेबिलिटी रखी गई कि उनकी इस तरह से शिक्षा उनको दी जाएगी। 2000 में SSA आया, सर्व शिक्षा अभियान की बात हुई कि सभी को शिक्षा का अधिकार है तो जन जन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। इसी तरह से रमसा की बात हुई, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया कि बच्चों के माध्यमिक। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से प्रयास किए कि हर एक बच्चे तक, वो चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वो किसी भी कारणवश कभी शिक्षा से वंचित रह गया हो, किसी कारण से उसने बीच में अपनी एजुकेशन को अधूरा छोड़ दिया हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हर तरह का अधिकार दिया। 83वें संशोधन में अनुच्छेद 45 में बच्चों को कंपलसरी शिक्षा का राइट दिया गया। 86वें संशोधन में 2002 में 21A आर्टिकल जो है हमारा राइट टू एजुकेशन का, कि सभी को उसका शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए। और यह भी रखा गया कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको भी उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको शिक्षा के लिए विद्यालय में भेजें। 2009 में RTE एक्ट की बात की गई। RTE एक्ट में जो राइट टू एजुकेशन की बात की गई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें भी यही एक्ट में कहा गया है कि जो प्रत्येक बालक 6 से 14 साल की एज का है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और सरकारी विद्यालय में सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराई जाएगी और इसका प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसको भी हम आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे। NEP 2020 भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि जिसमें बहुत से चेंजेस करके शिक्षा का जो हमारी ये पॉलिसी आई, तो उसमें बहुत से चेंजेस करके हमारा जो एजुकेशन जो फाउंडेशन है उसको चेंज करके 5+3+3+4 पैटर्न को अपनाते हुए स्कूल की शिक्षा को 15 साल का कर दिया गया। इसी तरह से और भी बहुत से नए चेंजेस आर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी बात की गई। तो इस तरह से स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे परिवर्तन होते हुए आज समावेशी शिक्षा को इसमें जोड़ा गया है कि जितना संभव हो सके प्रत्येक बालक एक साथ सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। और इंडिया के बाद अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो हमें इसकी हिस्ट्री में यूरोप है, अमेरिका है, इन सब के ही एफर्ट्स जो बुक्स में हमें देखने को मिले, हमें पता चले। उसमें IMG इटार्ड हैं, एक फिजिशियन थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, सैंग्विन है, सिगमंड फ्राइड है, सुलिवन है, सैमुअल ग्रिडले होवे हैं और जो लुइस ब्रेल हैं, ये सब जो हैं इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं शॉर्ट में। इटार्ड जो हैं वो फ्रांस के फिजिशियन थे। एक्चुअली ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस बारे में थोड़ा सा सोचा और इन बच्चों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया। इन्होंने अपने स्टार्टिंग के प्रैक्टिस टाइम में विक्टर नाम के एक बच्चे, जो एक जंगली सा बालक था, उसके बारे में सोचा कि उसको एक शिक्षा मैं किस तरह से दे सकता हूँ। तो उन्होंने देखा कि वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ और एक सुंदर आकृति का नहीं था, क्योंकि जंगल में पला बड़ा था। तो भी उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की उसको एक ड्रामा मेथड से, नाटक के मेथड से उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास किया और उसको थोड़ी सी बोलचाल की भाषा सिखाने का प्रयास किया। इसलिए ये फर्स्ट स्पीच स्पेशलिस्ट माने जाते हैं।
उसके बाद सैंग्विन आ जाते हैं, जो कि जो इटार्ड के जो उन्होंने जो भी कार्य किए थे, जो कंट्रीब्यूशन दिया, उससे मोटिवेट हुए, उससे इंस्पायर हुए। ये पेरिस के थे और इन्होंने जो मेंटली जो डिसेबल्ड होते हैं, जो थोड़े से भी जिनको मतलब किसी भी तरह का कोई भी एक कहना चाहिए कि सेंस नहीं होता है, एक इडियट से समझे जाते हैं, मूर्ख समझे जाते हैं, उन्होंने एक बुक भी मतलब लिखी जिसका नाम मूर्खता था। तो उन बच्चों पे इसका कार्य किया, इससे रिलेटेड। उसके बाद सैमुअल होवे के साथ सैंग्विन ने कार्य किया। अमेरिका में जो है लुइस ब्रेल, जिसका हम सभी नाम जानते हैं, इन्होंने ब्लाइंड पर्सन्स के लिए जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, सभी जानते हैं। ब्रेल लिपि का इन्होंने विकास किया। ये एक चाइल्डहुड में ही एक एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंटल इनके मतलब ये ब्लाइंड हो गए थे। तो इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी एक कोशिश करने की कोशिश की कि जब मैं इस स्टेज पे आके इस तरह से मैं परेशान हो रहा हूं, तो आगे जो भी इस तरह सा ब्लाइंड पर्सन होगा तो किस तरह से पढ़ेगा लिखेगा। तो उसके लिए इन्होंने इस लिपि का, जो कि सबके लिए वरदान साबित हुई। ऐसे ही सैमुअल होवे हैं, ये भी अमेरिका के थे, फिजिशियन थे। इन्होंने भी एक ब्लाइंड पर्सन्स के लिए भी और डेफ एंड डम के लिए भी एजुकेशन में बहुत रुचि ली थी और बाद में बहुत ये फेमस भी हो गए थे। एंड सुलिवन जो है, ये जो है कि एक ये फीमेल पर्सन थी, उनकी जो सैमुअल होवे हैं उनकी एक स्टूडेंट थी एन सुलिवन। ये भी ब्लाइंड थी, जिसको इनको एनी भी बोला जाता है, जो हम लोग ने ब्लाइंड स्कूल में जाकर देखा। इन्होंने भी इसी तरह से इन बच्चों के लिए बहुत से प्रयास करे कि वो किसी तरह से मतलब कुछ ना कुछ अच्छे से बोलना सीख जाएं, रहना सीख जाएं, अपना जीवन यापन कर सकें। इस तरह से उनके लिए कार्य किए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए लोगों ने प्रयास किए। तो जो एक नवीन विचार धारणाएं जो लोगों की आई, एक न्यू थॉट्स जो उनके लिए एक्सप्लोज्ड हुए, तो एक नई दिशा दी गई। अब क्या है, आपके समय में व्यक्ति इतना शिक्षित है कि उनकी आवश्यकताओं को समझ पा रहा है कि उनकी क्या नीड है, उनकी नीड की अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत सी पॉलिसीज निकाल रही है और हर एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। So today I discussed about historical perspective of inclusive education. I hope you have understood well. If you have any problem or query, then ask me personally. Thank you. Goodbye. Have a nice day.